हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पार्ट। और काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बट उसमें बढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक डेफिनेशन हमको क्लियर होनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन भी हम लोग ऑल्दो बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल एक बार आपको रिव्यू तो कराना ही पड़ेगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का हेडिंग पड़ेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट को हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस इज सिंपली लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट को मोस्टली लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। बट द करेक्ट डेफिनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज इट इज चेंज इन पोजीशन, और प्रिसाइजली बोलें तो इसको बोलना चाहिए चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन क्या होता है, तो देखो पोजीशन समझने के लिए क्या करेंगे। सपोज पार्टिकल पार्टिकल चाहे वन डायमेंशन मोशन में चल रहा हो चाहे टू डायमेंशन मोशन में, ठीक है ना, डेफिनेशंस तो सेम ही रहती हैं। तो लेट्स से अगर मैं किसी भी पार्टिकल का पाथ बना दूं कि वो पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है और पॉइंट बी तक जा रहा है, तो पोजीशन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो हमें उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट से मिल सकता है। मान लेते हैं कि अगर हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स ए कॉमा वाई ए, तो इसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है यानी कि आर ए, वो हमारा बन जाएगा आर ए इज इक्वल टू आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या इसको एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप बोल सकते हैं। सिमिलरली पार्टिकल जब बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसका पोजीशन चेंज हो गया, और अब उसका जो पोजीशन है दैट इज आर बी, विच डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स बी एंड वाई बी, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप। सो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर में ही कैलकुलेट होगा, भले ही फाइनली जब आप इसका आंसर करोगे तो स्केलर में करोगे। तो इस डायग्राम में अगर मैं ये वेक्टर दिखाऊं तो डायग्राम में ये वेक्टर ये वाला वेक्टर बनेगा। तो आप इसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वही डेल्टा एस बनेगा। डेल्टा एस से भी डिनोट करते हैं इसको, और हम इसको डेल्टा आर वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, वो जैसा भी क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग और अलग से नोट करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर वन में डिस्टेंस की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। मतलब अगर इनके बीच में इनइक्वालिटी लगाई जाए तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर यही करते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन में होंगे। बट देखो स्ट्रेट लाइन में जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आगे गया और सीधे जाके फिर वो वापस आ गया। हम्म, तो ऐसे केस में फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। तो प्रिसाइजली अगर इसको डिफाइन करें तो इसको बोलना चाहिए इट इज इन यूनी डायरेक्शनल मोशन। ठीक है ना। और पॉइंट नंबर थ्री विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इस इंटरवल को देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो इंटरवल है ये काफी लार्ज इंटरवल है, ठीक है ना, इसमें कुछ टाइम लगा होगा। बट अगर हम इस इंटरवल को स्मॉल करते जाएं, इनफैक्ट इतना स्मॉल करते जाएं कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल बन जाए, ठीक है ना, इंटरवल इज इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। तो इस डिफरेंशियल इंटरवल में अगर आप स्टडी करोगे तो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है, आप ध्यान से देखो, कोई भी कर्व हो तो एक कर्व के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे क्योंकि कर्व का लेंथ अलग होगा। लेकिन अगर हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल कर देते हैं तो आप ध्यान से चेक करो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है ये एरो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन का मतलब ये ऑलमोस्ट यूनी डायरेक्शनल है। तो अगर हम डिफरेंशियल डिस्टेंस की बात करें तो डिफरेंशियल डिस्टेंस हमेशा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा,
और ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी, दिस इज ऑलवेज, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हम अगले फिजिकल क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं, कॉल्ड एवरेज स्पीड, विच इज वी एवरेज, एंड एवरेज वेलोसिटी, average speed and average velocity. Again, average speed is a scalar quantity and average velocity is a vector quantity. और ये जो average speed हम calculate करते हैं, this is simply total distance upon total time. ये हमारे distance की definition से आएगी। और जो average velocity है, it is simply total displacement upon total time. ठीक है। अब एक बात ये बताइए कि इनका डायरेक्शन यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो देखा जाए एवरेज जो डिफाइंड होना चाहिए, एवरेज इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। मतलब कि एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है ना। और इनिशियल और फाइनल के बीच में एक टाइम गैप होगा। तो ऐसे गैप के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लिखा है, वैसा ही सिमिलर रिलेशन हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड, भाई देखो इसमें हमने वेक्टर नहीं लगाया है तो ये एवरेज स्पीड है, इसमें वेक्टर लगा दिया है तो ये एवरेज वेलोसिटी बन गया, सिंबल लगभग लगभग सेम ही लिए हुए हैं। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ी होगी, क्यों भाई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम सिमिलर लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कब होगी। देखो देखो, ऐसा तभी होगा जब, ऐसा उसी समय होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। यानी फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनी डायरेक्शनल मोशन, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मोशन। और तीसरी बात जो थोड़ी अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड आप देखोगे जैसे कोई भी पार्टिकल अलग अलग स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से किसी पाथ पे चल रहा है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है इज ऑलवेज बिटवीन v maximum and v minimum ड्यूरिंग द मोशन। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, लेकिन बट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कैन ऑल्सो बी लेस देन v मिनिमम ड्यूरिंग द मोशन। कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड तो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही रहेगी, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो v मिनिमम से भी कम हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल ही दे सकता हूं। जैसे सपोज अगर मैं कहूं कि कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, क्यों भाई, कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, उसकी स्पीड लेट से हर पॉइंट पे अलग अलग है, यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, यहाँ स्पीड v3 है। अब आप ये बताओ कि अगर वो घूम के वापस ए पॉइंट पहुंचा, तो ए से चल के जब वो वापस ए पॉइंट पहुंच रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, है ना। लेकिन आप देखो ध्यान से, वो कहीं भी रुका नहीं पूरे मोशन में। यानी कि कहने का मतलब है कि उसकी स्पीड तो कहीं जीरो नहीं है, लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वो जीरो निकल के आ रही है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम ये बात बोल सकते हैं कि वो v मिनिमम से भी कम हो सकती है, जबकि एवरेज स्पीड आप देखोगे तो हमेशा v मिनिमम और v मैक्सिमम के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर है। फिर हम लोग अगला पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, कॉल्ड नेक्स्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इसको हम v से डिनोट करेंगे, एंड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो इंस्टेंटेनियस वर्ड और एवरेज वर्ड ये तो पूरे फिजिक्स में ही आपके चलते रहते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस आपको अगर क्लियर है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड में क्या फर्क होने वाला है। देखिए एवरेज का जो इंटरवल है, मैंने बोला था ना कि एवरेज का इंटरवल लार्ज होता है, और अगर हम इस इंटरवल को ही छोटा करते जाएं, इतना छोटा कर दें कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल बन जाए, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंशियल इंटरवल बन जाए, तो उस इंटरवल में कैलकुलेट की गई एवरेज स्पीड बन जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब अगर चाहें तो मैथमेटिकली हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो अल्टीमेटली वी कैन राइट इट एज डी एस अपॉन डी टी। ठीक है ना, डी एस अपॉन डी टी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो अब जब कुछ नहीं बोला हुआ है ना कि एवरेज रेट ऑफ चेंज है या इंस्टेंटेनियस, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। उस इंस्टेंट पे कवर किया गया डिस्टेंस और उस इंस्टेंट में लगा गया टाइम, उस वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल में लगा टाइम, उनका जो रेशियो है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अगेन लिमिट डेल्टा टी, यानी इंटरवल को अगर हम छोटा करते जाएं तो इट बिकम्स डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और ये आपका बन जाता है डी एस अपॉन डी टी। ठीक है ना, देखो मैंने एस यूज किया है, बुक्स में कई बार आर भी लिखा होता है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डी आर अपॉन डी टी। ठीक है ना, और ये बनेगा हमारा दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप एक बात ये बताओ कि एवरेज स्पीड में डीएस आ रहा है और एवरेज वेलोसिटी में डीएस वेक्टर आ रहा है, और अभी हमने ऊपर देखा कि डीएस और डीएस वेक्टर में कोई भी फर्क नहीं है। तो इसका मतलब यहां से हमें ये निकल के आएगा, इसका ये मतलब हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज ऑलवेज ट्रू। भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बहुत फर्क है, बट देखा जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। आप ऐसे समझो कि वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड है प्लस वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन है। ठीक है ना, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर केवल मैग्नीट्यूड है। मतलब वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड बचेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ds है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ds वेक्टर, ds ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ds वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले कैलकुलस और डिफरेंशियल के भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है वेरिएबल के फॉर्म में। तो जैसे मान लो सबसे पहले आप बात आती है कि पोजीशन को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो देखो पोजीशन को हमने ऊपर ही आपको बताया कि पोजीशन को अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट देखने में तो लगता है कि दोनों चीजें सेम है, बट अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ले लेते हैं। जब आपकी बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो कई बार होगा कि आपको डेल्टा एक्स लेना पड़ेगा, मतलब पार्टिकल अगर इनिशियली ओरिजिन पे है, समझिए अगर पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे है तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन अगर पार्टिकल ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहा है, किसी और पॉइंट से शुरू कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन अलग अलग बनेगा। इस बात का जरा खास ख्याल रखिएगा। तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट टाइम्स आई कैप प्लस फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट टाइम्स जे कैप। अगर 3D में मोशन है तो हम इसमें z एक्सिस का कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है भाई व्हाट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बनेगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। अब जरा ध्यान से देखिए, कई सारे फॉर्मूले हैं। dx अपॉन dt को हम लोग बोल देते हैं vx और dy अपॉन dt को बोल देते हैं हम vy। व्हाट इज vx? vx इज सिंपली x component of velocity and vy is y component of velocity। तो बेसिकली अगर हमें वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट इट एज बाई वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू सिंपली vx i कैप प्लस vy j कैप। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। तो अब देखो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन अब अगर बात आएगी कि नहीं हमें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो अभी ऊपर बात चली कि भाई स्पीड वेलोसिटी से कैसे निकाली जाएगी। तो स्पीड इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो दिस इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज दी स्पीड। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर जो बनेगा वो इसका स्पीड बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो चीजों पे डिस्कशन किया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो बहुत सीधा सा है, अगर हमें पोजीशन से वेलोसिटी पे पहुंचना है तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अगर सपोज करिए इसी का उल्टा हो, मान लेते हैं हमें वेलोसिटी किसी के फंक्शन में दिया हुआ है और हमें पोजीशन पे पहुंचना है, चेंज इन पोजीशन पे पहुंचना है, डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचना है, तो हमारे पास रास्ता है इंटीग्रेशन का। वो भी देख लीजिए भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी लिखते हैं तो वी कैन सिंपली राइट कि जो डी आर वेक्टर है यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू डी टी के इक्वल होगा। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स का एडिशन। तो यहां से आप देखोगे अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। ठीक है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट जो हम इससे निकाल सकते हैं वेलोसिटी की हेल्प से। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, या अगर हमको इनिशियल पोजीशन मालूम है तो हम फाइनल पोजीशन भी निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे स्पीड होती है ds अपॉन dt। इसमें जरा खास ध्यान रखना क्योंकि डिस्टेंस में अक्सर लोग गलती करते हैं। तो डिस्टेंस बनेगी इंटीग्रल वी dt। अब देखो v डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो v निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का ही मॉड निकालना पड़ेगा। सो दिस इज मॉड v dt। तो अगर आप मैथमेटिक्स में मॉड में कंफर्टेबल हो तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन कैसे आएगा, ये लिखा हुआ है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन ये लिखा हुआ है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहां से डिस्टेंस। ठीक है, अब और एक तरीका क्या होता है, और एक तरीका ये होता है कि लेट से हम लोग क्या करें, जैसे मॉड वी है, ठीक है, मॉड वी की वैल्यू क्या है, मॉड वी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, देखिए वी एक्स स्क्वायर था तो उसको लिखा जा सकता है डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, तो अगर हम इसमें डी टी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, डी टी को, तो क्या ये मॉड वी इंटू डी टी क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर, और यही तो बेसिकली डिस्टेंस है, अरे यही तो डिफरेंशियल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को कई बार हम कर्व के एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें पाथ पता है, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, नहीं, अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो हमें उससे क्या मतलब है कि वो किस स्पीड से चल रहा है। अगर हमसे कहे कि भाई एक चक्कर लगाने के बाद इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, तो आप लोग डायरेक्टली बोल देते हो ना कि भाई डिस्टेंस कवर्ड 2πr हुआ। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी का कर्व हमको गिवन है तो उस कर्व से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस का की नंबर बहुत कम है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और ये आता ही आता है ना। तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन से हम dx को बाहर निकालें तो क्या इसको इस तरह से लिखा सकता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने dx बाहर निकाल दिया है और डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए, 1 प्लस ये बन जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और बाहर dx हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ अ कर्व। किसी कर्व का अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना है without involving any velocity, so we can find the length of curve, which is also the distance. Length of curve is again the distance. तो distance निकालने के दो तरीके हैं, या तो आपके पास velocity का magnitude होगा, और अगर velocity का magnitude नहीं है तो हमारे पास उस कर्व का इक्वेशन होगा। तो उस कर्व से हम लोग उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोग स्लोप कैलकुलेट कर लोगे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के, और फिर हम उस कर्व का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक निकालना हो, भाई ए से पूरा ए निकालना है, या ए से हमें बी पे निकालना है, या ए से हमें सी पे निकालना है, क्वार्टर सर्कल है, वट कोई भी केस हो। सर्कल में तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्कल में तो पता ही है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस वाली पॉइंट पे आप थोड़ा खास ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हमारी हेडिंग थी इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक पॉइंट और हमारा जनरल काइनेमेटिक्स में बचता है फिर, कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन and instantaneous acceleration. Average acceleration and instantaneous acceleration, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या है, तो देखा जाए तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेयर एज एवरेज एक्सीलरेशन, भाई देखो एवरेज हम लोग पहले डिफाइन कर सकते हैं, बाद में उसमें लिमिट लगा सकते हैं, बात तो एक ही है ना। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सीलरेशन डिफाइंड होगा इंटरवल के लिए, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। सो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा डेल्टा वी वेक्टर, ध्यान रखना, अपॉन डेल्टा टी, वेक्टर फॉर्म में ही है, एंड दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। और इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन चाहिए, तो हम एवरेज एक्सीलरेशन का अगर टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो कर दें, तो यही बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो डेल्टा वी विल बिकम डीवी अपॉन डी टी। डेल्टा वी क्या बन जाएगा, डेल्टा वी विल बिकम डीवी अपॉन डी टी। अभी हम लोग देखेंगे कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का कैलकुलेशन कैसे करना है, बट दिस इज द डेफिनेशन। अब क्या होता है कि कई बार काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे या प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तो हम जितनी भी क्वांटिटीज स्टडी करने वाले हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटी की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि हम वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट करने का फायदा ये होता है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस मोशन का वाई डायरेक्शन के वैल्यूज से, यानी वाई डायरेक्शन के एक्सीलरेशन से या वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 90 डिग्री पे लिए गए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि मोशन चाहे 2 डायमेंशन हो चाहे मोशन 3 डायमेंशन हो, आप ऐसे मान के चलो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1 डायमेंशन मोशंस। मतलब कि अ 2D मोशन इज नथिंग बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1 डायमेंशन मोशन। तो अल्टीमेटली हमको 1 डायमेंशन मोशन में अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो सेम कॉन्सेप्ट हमें 2D में भी लगाने हैं। तो अब डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेट्स से हम लोग लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के अंदर क्या क्या होता है भाई। वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन है। अब आप ये बताओ कि अगर एक्सीलरेशन है, ठीक है ना,
या वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो के हम बोलेंगे भाई एक्सीलरेशन है? तो वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो मैं तो कहूंगा भाई इनमें से कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों ही चेंज हो रही हैं, देन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। तो किया क्या गया, सिंपलिसिटी बढ़ाने के लिए, सिंपल करने के लिए, लॉजिकल बनाने के लिए बोला ये गया कि भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने का काम किसी और को देते हैं, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने का काम किसी और को देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि component of acceleration which changes magnitude of velocity, that is speed। ये भी तो बोल सकते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, और ऐसे कंपोनेंट को इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसको नाम दिया गया एटी। ठीक है ना, इसको सिंबल दिया गया एटी। और कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन which changes direction of velocity is called radial or normal acceleration। So this is denoted by AR। ठीक है, यानी जो 80 है, 80 जो है, 80 को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 80 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो देखो 80 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई मॉड v का डी बाई डी टी। समझना ध्यान से, 80 क्या होगा, 80 होगा मॉड v का रेट ऑफ चेंज, या फिर हम इसको डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और जहां v का मतलब स्पीड होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर 80। 80 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जबकि ए आर की जो वैल्यू होती है, ए आर को हम लोग डिफाइन करते हैं, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जिसमें वी तो पार्टिकल का स्पीड होता है, आर हम लोग बोलते हैं, आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो पार्टिकल का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले चीज आप ये समझिएगा कि पार्टिकल डेफिनेटली किसी कर्व पे चल रहा है। ठीक है, मैं इसका कर्व भी आपको बना के दिखाता हूं। लेट्स से मान लेते हैं कि ये पार्टिकल का पाथ है, दिस इज पाथ ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पाथ ऑफ पार्टिकल। तो एटी और ए आर होते क्या है, ध्यान से समझिएगा। भाई देखो, जैसे अगर किसी भी टाइम पे आपसे बोला जाए कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है। वेलोसिटी किधर होगी, वेलोसिटी हमेशा होगी ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, पाथ का जो टेंजेंट है उसके अलोंग होगी। अब अगर हम देखें ध्यान से, भाई ये है तो हर जगह, ये कोई सर्कल तो है नहीं, ये कोई जनरल पाथ मैंने बना दिया ऐसे ही। बट अगर हम इस पाथ के छोटे छोटे टुकड़े करें ना, छोटे छोटे, तो आप ऐसे देखो कि कोई भी छोटा सा जो टुकड़ा होगा, वो डेफिनेटली किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा। ठीक है ना, अब वो सर्कल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर हम यहाँ पे देखें तो सर्कल इस तरह का बन रहा है, यहाँ पे देखें जहां पे कर्व ज्यादा है वहां सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा, और कहीं हम लोग डिफाइन करें, अगर लेट से यहाँ पे डिफाइन करें तो हम कहेंगे भाई सर्कल थोड़ा बड़ा है। कहने का मतलब है कि इसके पाथ के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ रेडियस है, और वो जो रेडियस है, जिस सर्कल का वो रेडियस है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो होता क्या है कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के अलोंग हो सकता है। इनफैक्ट हम इसके दो डायरेक्शन बता सकते हैं, या तो ये अलोंग द वेलोसिटी होगा, अलोंग द वेलोसिटी, या फिर ये अपोजिट टू वेलोसिटी होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो फिलहाल मैंने डायरेक्शन बना दिया है अलोंग द वेलोसिटी, बट ये अपोजिट भी हो सकता है अगर वो पार्टिकल की स्पीड डिक्रीजिंग होगी। और दूसरा एक्सीलरेशन जो है वो है रेडियल एक्सीलरेशन, जो इस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा।
पार्टिकल का पाथ सर्कल नहीं है, लेकिन इसका रेडियल एक्सीलरेशन ही है जो इसको मोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे समझो, स्पीड जो बढ़ाएगा या घटाएगा वो 80 है, लेकिन पार्टिकल को मोड़ने का काम जो है वो AR का है। और AR और 80 मिलके टोटल एक्सीलरेशन बनाते हैं। एंड टोटल एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ AR² प्लस AT²। ठीक है ना। AR की वैल्यू V²/R कहाँ से आई, ये हम लोग एक एग्जांपल में आसानी से प्रूव भी करेंगे आगे चल के। बट फिलहाल क्योंकि फॉर्मूले सारे लिस्ट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनको आप लिख जरूर लीजिए। ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पाथ का वो पाथ के इक्वेशन से भी निकाला जा सकता है। मतलब अगर हमारे पास ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन से भी निकाला जा सकता है। उसका एक्सप्रेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाई d2y/dx2। हालांकि इसकी जरूरत पढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है, बट ये कि छोटा सा फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिए। मतलब किसी कर्व से, भाई देखो, ये जो सर्कल का रेडियस है, ये जो सर्कल का रेडियस है, ये जो सर्कल का रेडियस है, ये डिपेंड तो इसके पाथ पे ही कर रहा है ना। हम इसको रेडियल एक्सीलरेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको इसके पाथ की इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी तो ये पाथ की ही है ना, तो ये पाथ की इक्वेशन से इसका कैलकुलेशन है। ठीक है। तो देखिए, एक्सीलरेशन के जो ये दो कंपोनेंट है, AR और AT, आप ये समझिए कि ये हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए वेलोसिटी के अलोंग और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिफाइन किए हैं। अदरवाइज जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी डिफाइन की है, यानी वेलोसिटी को डिफाइन किया है x डायरेक्शन में Vx, y डायरेक्शन में Vy, हम इसी एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट करें तो हमको एक्सीलरेशन भी x और y कंपोनेंट में मिल जाएगा। तो अब हमको कंपोनेंट एक्स वाई डायरेक्शन में करने हैं या रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में करने हैं, वो हमारी जरूरत के हिसाब से है, या ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से है। जैसे क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में ही हमसे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन निकालने को तो कभी बोल ही सकता है। ठीक है ना। तो ये बस हमारे ऊपर है कि हम उसकी मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन कंपोनेंट जो है वो हम एक्स वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, हम उसका रेडियल टेंजेंशियल भी कर सकते हैं। रेडियल टेंजेंशियल जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रेडियल टेंजेंशियल ज्यादा अच्छा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग जाएंगे जब, तो रेडियल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ज्यादा यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट दी एक्सप्रेशन। अगर हमको वेलोसिटी एक्स वाई के फॉर्म में दी हुई है, और अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, तो वी कैन इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन। अगर हमारे पास एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन वेलोसिटी आई कैप जे कैप के फॉर्म में है, तो वी कैन इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन, तो ये हमको यहां से मिल जाएगा, विल गेट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक ओके। तो एक हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं, एग्जांपल सिंपली ये बताने के लिए है। एक्चुअली V²/R का फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा, और जो भी चीजें हम लोगों ने अभी तक देखी ना, उसमें एक रिलेशन तो बनता ही है, एक छोटा सा कैलकुलेशन तो बनता ही है। तो मान लेते हैं पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है ना। और पार्टिकल सर्कल पे चल के पॉइंट ए से लेट से पॉइंट बी आया है। सर्कल का रेडियस R है, और उसने जो एंगल कवर किया वो थीटा है। हाँ, तो क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको सारी चीजें निकाल के बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले बात आएगी कि भाई डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, है ना। पार्टिकल ने ए से बी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो आप ध्यान से देखो, जो पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ का मतलब यहां से लेके यहां तक का एक्चुअल पाथ। तो क्या ये आर्क है, और आर्क को हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल इंटू रेडियस, क्यों भाई, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो ये r इंटू थीटा के इक्वल आएगा। ध्यान रखना, गलती से भी थीटा आप डिग्री में मत ले लीजिएगा। अगर कभी भी हम एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में ही करना होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई ए से लेके बी तक अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए हो,
डिस्प्लेसमेंट। तो जरा बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या बनने वाला है। तो आप अगर देखो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा आर वेक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें इस एरो की लेंथ चाहिए। तो इस एरो की लेंथ निकालने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, आप इससे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो अगर, देखो तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा बाई टू हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो इस पॉइंट पे राइट एंगल है, और ये आर है, ये थीटा बाई टू है, तो इसके सामने की जो साइड है ये हो जाएगी आर साइन थीटा बाई टू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सम बनेगा, तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई टू। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो अगर हमसे कहा जाए भाई टाइम कितना लगा, टाइम टेकन, तो आप देखोगे कि टाइम टेकन की वैल्यू हो जाएगी, टाइम हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। समझना ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे है आर थीटा और स्पीड यहाँ पे है वी। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं कि भाई एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है कितना, 2r साइन थीटा बाई टू, और टाइम जो हमें लगा है वो है आर थीटा अपॉन वी। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2v अपॉन थीटा एंड साइन थीटा बाई टू। एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा 2v बाई थीटा साइन थीटा बाई टू, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और एक चीज हम लोग और निकालते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। तो देखिए एवरेज एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन है एवरेज एक्सीलरेशन का, दिस इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और वेलोसिटी में जब चेंज निकालना होता है तो वो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस स्टेप में जरूर गलती करते हैं। ठीक है ना, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन आपको मैथमेटिक्स वाले पार्ट में भी बताया गया है कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे केयरफुल रहना पड़ता है। बट मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ इस चीज को। v फाइनल माइनस v इनिशियल का मतलब होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल का मतलब होता है कि हमको v फाइनल में ऐड करना है माइनस ऑफ v इनिशियल। v फाइनल में ऐड करना है माइनस ऑफ v इनिशियल। अब जरा ध्यान से इसी डायग्राम को देखना कि भाई v इनिशियल क्या इस डायरेक्शन में है, और v फाइनल आप देखो तो क्या ये v फाइनल इस डायरेक्शन में है। और आप ध्यान से देखो कि जितना ये रेडियस टर्न होगा, ठीक है ना भाई, कोई लाइन जितना टर्न होती है, लाइन टर्न हो रही है थीटा, तो उस लाइन का जो नॉर्मल होता है, यानी ये नॉर्मल है उस लाइन का, ये नॉर्मल भी उतना ही टर्न होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v फाइनल है वो इस डायरेक्शन से थीटा एंगल ही बनाने वाला है। ठीक है, तो अगर हमें v फाइनल में ऐड करना है माइनस v इनिशियल, तो देखो v फाइनल इधर की तरफ है, ये मैंने v फाइनल लिया है और v इनिशियल का डायरेक्शन ये है। तो माइनस ऑफ वी इनिशियल कहाँ बनेगा, माइनस ऑफ वी इनिशियल, तो देखो माइनस ऑफ वी इनिशियल के अपोजिट बनेगा, यानी इधर की तरफ। तो ये डायरेक्शन आएगा माइनस ऑफ वी इनिशियल का। ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, मतलब स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है। तो बेसिकली अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल पाई माइनस थीटा है, ठीक है ना, कोई भी एंगल हो, उनका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो उनका रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर के अलोंग ही आता है, और इस रिजल्टेंट को हम लोग बोलेंगे डेल्टा वी। तो रिजल्टेंट हम लोग बोल सकते हैं सीधे सीधे, रिजल्टेंट होता है 2 टाइम्स वी, मतलब जो उनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम का हाफ, 2 cos θ/2 सिंपली। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2v साइन θ/2। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना चाहो तो ध्यान भी रख सकते हो, आपको सर्कुलर मोशन में भी काम आएगा और कई जगह काम आएगा कि अगर वेलोसिटी
का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, थीटा एंगल से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग 2v sin थीटा बाई 2। ठीक, और हमें टाइम तो ऑलरेडी मालूम है कि टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम हम लोगों ने निकाला था r थीटा अपॉन v से। तो अगर हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालें तो एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2v साइन थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई r थीटा अपॉन v। तो अगर आप इसको रीअरेंज करो तो आपको मिलेगा 2v स्क्वायर अपॉन r थीटा और साइन थीटा बाई 2। ठीक है, खैर अब ये रिजल्ट निकालने के लिए मैंने ये प्रूफ नहीं किया, ये मैंने प्रूफ इसलिए किया कि अगर हम अब इस एवरेज एक्सीलरेशन का ध्यान से देखो, अगर हम इंटरवल छोटा करते हैं, ठीक है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि अगर इंटरवल छोटा होगा तो एंगल कवर्ड छोटा हो जाएगा। तो अगर हम इसमें लिमिट लगाएं, लिमिट किसमें, वी स्क्वायर बाई आर, इसको इस तरह से लिख लो, साइन थीटा बाई 2 है और ऊपर का 2 और नीचे का थीटा थीटा बाई 2 में लगा दो, तो क्या ये बोल सकते हैं कि थीटा बाई 2 विल बी टेंडिंग टू 0। तो आपको मालूम होगा कि भाई ये जो फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है तो ये फंक्शन 1 को टेंड करता है, यानी एवरेज एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ गया। यानी इसी को तो हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उसके पास एक ही एक्सीलरेशन है, यानी कि रेडियल एक्सीलरेशन। तो आपका रेडियल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये चीज भी यहाँ से छोटे से एग्जांपल से प्रूफ हो गई। ठीक है ना, बाकी हम लोग क्वेश्चंस तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स सेशन में करने ही वाले हैं। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल काइनेमेटिक्स और उसमें जो भी एक्सप्रेशंस यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, अगला टॉपिक हमारा है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रिक्टली अलोंग स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के देखा जाए तो दो पार्ट में इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक तो जब इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसका यूज होता है, और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस इस बात पे भी होते हैं कि अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल वाला पार्ट करेंगे और फिर एक्सीलरेशन कांस्टेंट वाला पार्ट करेंगे। देखो, वन डायमेंशन मोशन में जब भी पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई जितनी भी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी हैं, उन वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करेंगे। मान लेते हैं कि मोशन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग जैसे कन्वेंशनली मान के चलते हैं एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव है वो राइट साइड में है और नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी क्वांटिटी, मान लेते हैं कि कोई बॉडी कोई पार्टिकल अगर राइट में मूव कर रहा है, तो हम लोग कन्वेंशन सबसे पहले ये लेंगे कि राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी क्वांटिटी लेफ्ट में है जैसे कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, तो वो क्वांटिटी अगर लेफ्ट में है तो उसको हम लोग नेगेटिव जरूर मेंशन करेंगे। तो एक तरह से यहाँ पे आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ ये है कि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव लिखना जरूरी है, नेगेटिव क्वांटिटी है तो नेगेटिव लिखना जरूरी है। और लेट अस अज्यूम कि भाई एक्स एक्सिस की बात चल रही है तो बीच में कहीं इसका ओरिजिन ले लेते हैं विच इज कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिकल में मोशन हो, तो अगर मोशन वर्टिकल में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड हम लोग वाई डायरेक्शन लेते हैं। तो अगर पार्टिकल अप डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर पार्टिकल डाउन जा रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। कहने का मतलब है आई कैप जे कैप का यूज नहीं होता है, तो प्लस माइनस की वैल्यूज के साथ क्वांटिटी को लिखना जरूरी है। ठीक है ना, अगर क्वांटिटी प्लस है राइट में है तो प्लस लिखेंगे, लेफ्ट में है तो माइनस लिखेंगे। अब इसमें आते हैं सबसे पहले फॉर्मूले में कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है पोजीशन। ठीक है, टू डायमेंशन में हम लोग पोजीशन को आई कैप जे कैप में रिप्रेजेंट करते हैं, बट वन डायमेंशन में पोजीशन का मतलब सीधे सीधे होगा दिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। पोजीशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे कि पार्टिकल एक्स इक्वल टू 3 पे है या एक्स इक्वल टू -5 पे है, ठीक है ना, वो उसका इंस्टेंटेनियस एड्रेस बनेगा। देन सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग निकालेंगे कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन पहले है वही यहाँ पे भी लगेगी, लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट
पॉजिटिव या निगेटिव आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बेसिकली दिस इज चेंज इन पोजीशन। तो कई बार इसमें बहुत गलती होती है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में, हम पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर पार्टिकल इनिशियली जीरो से शुरू नहीं हो रहा है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट उसका लिखना जरूरी है। और इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोग इंटीग्रल वी डी टी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे v की वैल्यू इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है ना। देन पॉइंट नंबर 3 में आएगा अगेन एवरेज वेलोसिटी, and average velocity is again v average is equal to displacement which is delta x upon time interval। ठीक है। देन इसी तरह से आएगा instantaneous velocity, instantaneous velocity is equal to इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब देखो अगर गलती से इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाना भूल भी जाए तो आप ध्यान रखना कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी आ सकती है और ये क्वांटिटी नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है कि राइट साइड के डायरेक्शन में मूवमेंट है, और नेगेटिव आएगा का मतलब है कि पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, या फिर अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो वेक्टर लगाओ या नहीं लगाओ, बट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन के साथ लिखना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। एंड एवरेज एक्सीलरेशन का डेफिनेशन जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है। चेंज भी हम लोग साइन के साथ ही लिखेंगे, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो एवरेज एक्सीलरेशन है ये भी साइन के साथ निकल के आएगा। एवरेज एक्सीलरेशन में ही अगर हम इंटरवल को स्मॉल करते जाएं तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी सिंपली dv अपॉन dt। ठीक है। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, और क्या इसको हम लोग v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखना ये जो एक्सीलरेशन होता है ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे है। भाई देखो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है ना, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, कहने का मतलब वेलोसिटी इसकी मुड़ नहीं रही है, मतलब पार्टिकल टर्न नहीं ले रहा है। तो टर्न नहीं लेने का मतलब ये हुआ कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, क्योंकि टर्न लेने का काम तो रेडियल एक्सीलरेशन का है। तो रेडियल एक्सीलरेशन अगर हमसे स्पेसिफिकली बोला जाएगा इस केस में, तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में रेडियल एक्सीलरेशन 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सीलरेशन की बात चल रही है तो वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। ठीक है। देन इसके बाद आता है कि अगर हमें स्पीड की बात की जाएगी, तो जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अब आप ये बताओ वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड लेने का मतलब ये होगा कि खाली उसका साइन हटा देना है। मतलब वेलोसिटी जैसे दी हुई है -2 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है +3 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्पीड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब √a² + b² नहीं होगा, ये वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, चाहे तो हम लोग मॉड भी लिख सकते हैं, फंक्शन के फॉर्म में होगा तो हमें यूज करना पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वल टू ds अपॉन dt, जिसमें जो ds है वो डिस्टेंस होगा। ठीक है। और देन इसके बाद हमें यहीं से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाई इंटीग्रेशन, बाई इंटीग्रेटिंग स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। तो मॉड v इंटू डी टी। प्रॉब्लम सेशन में इन सभी पॉइंट्स पे एक या दो प्रॉब्लम जरूर लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो आप प्रॉब्लम सेशंस को भी अटेंड कर सकते हो आफ्टर कवरिंग दी थ्योरी एंड फॉर्मूला पार्ट। ठीक है। अब देखो ये सारी बातें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसी थी जो हो सकता है आपको मालूम हो। अब जरा कुछ क्रूशियल पॉइंट्स पे आते हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सीलरेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाई रिटार्डेशन। मतलब पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है या पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, ये हमको वन डायमेंशन मोशन में कैसे पता चलेगा। तो आप बोल सकते हो कि वन डायमेंशन में अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो पार्टिकल एक्सीलरेशन है, और अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन है। बट मोस्टली स्टूडेंट्स क्लास में आंसर देते हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। तो ये बिल्कुल गलत है।
एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन या रिटार्डेशन हम तभी बोलेंगे, एक्सीलरेशन तब बोलेंगे जब वेलोसिटी का जो फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन एंड एक्सीलरेशन फंक्शंस। अब देखो ये सब मैथ्स में चल रहा होगा, कई बार क्या होगा हमें मैथमेटिक्स में कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, तो उस पॉलिनोमियल को देख के कैसे पता चलेगा कि एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है। तो आपने ऑलरेडी मैथ्स में वेवी कर्व मेथड, साइन निकालना, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब सीख रखा है और वो सब यहाँ पे काम आएगा। अब देखना, पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फंक्शंस हैव सेम साइन। ठीक है ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो। अगर वेलोसिटी भी निगेटिव है, एक्सीलरेशन भी निगेटिव है, तब भी पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा होगा, उसकी स्पीड की वैल्यू बढ़ रही होगी। और डेसिलरेशन में हम लोग तब बोलेंगे जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फंक्शंस फंक्शंस हैव ऑपोजिट साइन। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फंक्शंस हैव ऑपोजिट साइन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पॉइंट नंबर 10 में आता है कि भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कई बार क्या होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में हुई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे। तो हम लोग इसमें बोलते थे भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होंगे जब पार्टिकल का मोशन यूनी डायरेक्शनल होगा, है ना। अब यहाँ पे ये बताओ, हमारे सामने फिर से वही बात है कि मैथमेटिकल फंक्शन है, तो मैथमेटिकल फंक्शन से कैसे पता चलेगा कि मोशन पार्टिकल का यूनी डायरेक्शनल है या पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अब देखो, वन डायमेंशन मोशन में डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये है, देखो अगर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो दिस इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है ना, राइट में जा रहा है। या पार्टिकल अगर लेफ्ट में जा रहा है, तो अगर ये लेफ्ट में ही हमेशा जा रहा है तो पार्टिकल का मोशन तब भी यूनी डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शन तो ऐसे देखा जाए चेंज होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल राइट में जा रहा हो, समझना ध्यान से, और इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे जीरो हो गई, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी पार्टिकल की राइट में है और एक्सीलरेशन पार्टिकल का लेफ्ट में है, पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, और यहां से पार्टिकल क्या करेगा ना कि एक यू टर्न लेगा। यू टर्न लेने का मतलब है कि वहां पे रुकेगा और वहां से वापस आएगा। तो ये वाला जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं यू टर्न। तो अगर यू टर्न हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। हमको मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि velocity function if velocity function does not change its sign, मतलब अगर वेलोसिटी फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। और अगर वेलोसिटी फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, जैसे क्या होगा कि जब राइट में जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और यू टर्न लेने के बाद जब ये लेफ्ट में जाने लगेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। मतलब इस पॉइंट पे आप देखो, पहले आगे जा रहा था और फिर पीछे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे स्पेसिफिकली उसका यू टर्न हो रहा है। जनरली ऐसा होगा कि यू टर्न पे वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन अब देखो मैथमेटिकली कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हो सकता है वेलोसिटी जीरो ना हो, इंस्टेंटेनियसली बिना वेलोसिटी जीरो हुए डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि क्वेश्चन बनाने वाला तो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, बट हाँ, जनरली ये है कि भाई अगर कोई फंक्शन हम प्रॉपर लिख रहे हैं और वो फंक्शन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो डेफिनेटली वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी वो जीरो जरूर होगा, ठीक है ना, इन जनरल। ठीक, और ये बात भी चाहे तो नोट कर सकते हैं पॉइंट नंबर 11 में, है ना, कि भाई पार्टिकल पार्टिकल विल टेक अ यू टर्न, पार्टिकल विल टेक अ यू टर्न जनरली, ठीक है ना, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज v फंक्शन, मतलब वेलोसिटी का जो फंक्शन होगा चेंजेस इट्स साइन, चेंजेस इट्स साइन, ठीक है ना। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको वन डायमेंशनल मोशन में, वेरिएबल वाले में खास तौर पे जिसमें हम कैलकुलस का यूज करते हैं, उसमें जरूरत पड़ेगी। और इन जनरल हम एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि भाई देखो, अगर हमें पोजीशन मालूम है पार्टिकल का, तो अगर हमें पार्टिकल का पोजीशन मालूम है तो पोजीशन से हम लोगों को अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, पोजीशन से कैलकुलेट करनी है हमको वेलोसिटी,
ठीक है। वेलोसिटी से कैलकुलेट करना है हमको एक्सीलरेशन। तो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता एक तरह से डिफरेंशियल का है ना, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन भाई, वेलोसिटी को लिखेंगे dx बाई dt। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dx बाई dt। एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, dv बाई dt। एक्सीलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को हम लोग v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में आना है, लेट से एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है हमारा, एक्सीलरेशन पे वेलोसिटी पे पहुंचना, वेलोसिटी से पोजीशन पे पहुंचना, ये हमारा इंटीग्रेशन का रास्ता बनेगा। ठीक है ना, पोजीशन कहिए या डिस्प्लेसमेंट कहिए, है तो लगभग लगभग सेम, लेकिन जब सेम नहीं होगा तो उस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो आप ये वाला पर्टिकुलर सेशन करने के बाद जो इसकी क्वेश्चंस वाला सेशन है वो आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। तो आपको ये पॉइंट जो ये यूज कैसे होंगे क्वेश्चंस में, ये भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में, और हेडिंग हमारा पड़ेगा मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन विथ विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मोशन इन वन डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और देखा जाए अगर इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्टाइल में भी काम आएगा। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। और इसमें बोलते हैं ना, महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर ली इन इक्वेशंस के साथ कैसे यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट समझ लो कि हर चैप्टर में कहीं ना कुछ काइनेमेटिक्स तो लग ही रहा होता है। और वो काइनेमेटिक्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन का होगा, इसकी भी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो देखो, मोशन अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से है, तो कौन कौन सी इक्वेशंस है हमारे पास। तो देखो, हमें बेसिकली चार इक्वेशंस का यूज करना है। और ये इक्वेशंस तो सबको पता है, बट मेन बात आती है कि इनको यूज करते समय हमको ध्यान कहाँ कहाँ रखना है, क्या गड़बड़ी होती है। ठीक है ना। तो देखिए, ये चारों इक्वेशंस तो बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं। फोर्थ इक्वेशन कुछ लोगों को नहीं मालूम होती है। सो दिस इज एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन चारों इक्वेशंस को लेके ये है कि इसमें जितनी भी क्वांटिटीज है, कहने का मतलब है u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। s इसका डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन इसका ए इसका एक्सीलरेशन है। ठीक है। और एस एन भी इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये जो सारी क्वांटिटीज हैं, ये चार की चार क्वांटिटीज जो हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और आंख बंद करके इस बात को दिमाग में बिठाइए कि ऑलवेज जब भी हमें इन इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटीज ऑलवेज विल बी यूज्ड विद साइन। विद साइन से मेरा मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव भी है सब कुछ, तो आप आदत डालिए कि हम इनको पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है ना। आई होप इनका मतलब क्लियर है। एस को कुछ लोग डिस्टेंस बोल देते हैं, एस डिस्टेंस नहीं होता है, एस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां का, एस डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी सेकेंड्स। ये वाली जो इक्वेशन है, 0 से t सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है। इसी तरह से एस एन भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एस एन को हम लोग बोलते हैं कि एस एन होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड। अब nth सेकेंड क्या होता है, nth सेकेंड का मतलब जैसे कहा जाए 8 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल कहा जाए 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड का मतलब ये होगा कि जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे स्टॉप वॉच में, तो भाई टी इक्वल टू 6 है। ठीक है। टी इक्वल टू 7 है, टी इक्वल टू 8 है, और टी इक्वल टू 9 है। तो भाई इसमें से 8th सेकेंड कौन सा है। तो देखो, 8 सेकेंड का मतलब है कि वो टाइम जब 7 सेकेंड्स खत्म हो चुके हैं और 8 सेकेंड स्टार्ट हुआ है। और 8 सेकेंड कहां तक जाएगा, तो 8 सेकेंड टी इक्वल टू 8 तक जाएगा। एक्चुअली 8 सेकेंड का मतलब होता है कि दिस इज एक्चुअली 1 सेकेंड, ये एक्चुअली 1 सेकेंड ही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड का मतलब होगा टी इक्वल टू n-1 से लेके टी इक्वल टू n सेकेंड्स तक का टाइम, n-1 से लेके n+1
n-1 से लेके n सेकेंड्स तक का टाइम, ठीक है ना। क्वांटिटीज को विथ साइन यूज करना है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर राइट साइड में है तो आप प्लस ले सकते हो, लेफ्ट साइड में है तो आप माइनस ले सकते हो, अप है तो आप प्लस ले सकते हो, डाउन है तो आप माइनस ले सकते हो। हालांकि ये कन्वेंशन आप क्वेश्चन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि इस कन्वेंशन को लेना बहुत जरूरी है। बिना इस कन्वेंशन के इन चारों में से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं करनी है, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। बिना डायरेक्शन के ये इक्वेशंस वैलिड नहीं है। पार्टिकल राइट में जा रहा है तो u की वैल्यू हम लोग +10 लिखेंगे। रिटार्ड हो रहा है मतलब उसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, एक्सेलरेशन को हम -1 लिखेंगे। इस तरह से इन सब चीजों का ध्यान अगर आप रखोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी इन इक्वेशंस को यूज करने में। ठीक, ये तो हो गई इन जनरल बात। अब आते हैं थोड़ी सी खास बात। खास बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जिसमें पार्टिकल पहले रिटार्ड होगा, ठीक है। रिटार्ड होने के बाद हो सकता है पार्टिकल रुके, लेकिन अगर एक्सीलरेशन कंटिन्यूज टू बी एक्टिंग है ऑन दी पार्टिकल तो पार्टिकल उसी रास्ते पे वापस भी आएगा, ठीक है। जैसे कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड जाती है, रुकती है और वापस आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसका बहुत यूज आता है। तो देखो है क्या, छोटी सी चीज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ u वेलोसिटी से, एंड लेट्स से दिस मोमेंट इज t इक्वल टू 0, एंड पार्टिकल पे रिटार्डेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन है लेफ्ट साइड में। ठीक, अब इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल आगे जाएगा, धीरे धीरे पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी। तो कहीं ना कहीं जाके ऐसा जरूर होगा कि पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद भी अगर इसके ऊपर एक्सीलरेशन काम कर रहा है, सेम एक्सीलरेशन, तो क्या होगा कि पार्टिकल उस पॉइंट से वापस आएगा। एक्चुअली पार्टिकल उसी लाइन पे वापस आएगा, लेकिन मैंने दिखाने के लिए उसको नीचे दिखाया हुआ है। मतलब इस लाइन पे पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, इस लाइन पे पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा है। तो ये वाला जो मोशन है मैं इसको बोलता हूं दिस इज फॉरवर्ड मोशन, ठीक है। और ये वाला जो मोशन है इसको मैं बोलता हूं बैकवर्ड मोशन। ठीक, अब आप देखिएगा एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको यूज कर पाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उंगलियों पे कर पाओगे, ओरली कर पाओगे। ठीक, अब देखो है क्या, सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें ये लिखूंगा कि भाई जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन इज ऑलवेज symmetric. Constant acceleration motion is always symmetric with respect to forward and backward journey. Constant acceleration motion is always symmetric with respect to forward and backward journey. अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जब आगे जा रहा था तो इसकी स्पीड कम हो रही थी, और जब वापस आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा जिस पॉइंट से ये चला था, तो इसके पास इस पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी, बस उसका डायरेक्शन पलट जाएगा। अच्छा, जाते समय अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी गया और आते समय भी ये पॉइंट बी से पॉइंट ए आया है, तो इनफैक्ट क्या होगा कि जाने में जो इसको टाइम लगा होगा ए से बी, भले ही जाने में वो रिटार्ड हो रहा था, वापसी के टाइम पे ये एक्सीलरेट हो रहा है, बावजूद इसके इसको जो टाइम लगेगा ना ए से बी जाने का और बी से ए आने का, टाइम एग्जैक्टली सेम होगा। यही नहीं, अगर हम इस पार्टिकल को बीच में कहीं स्टडी करते हैं कि भाई बीच में कहीं स्टडी कर लेते हैं, तो अगर बीच में इसके पास कहीं वेलोसिटी v है, तो वापसी के टाइम पे वहां पे वेलोसिटी एग्जैक्टली v होगी। अगर हम इस पॉइंट को जाते समय लेट से c बोल दें, आते समय भी c होगा, तो यही नहीं, अगर टाइम a से c t लगा है तो c से a में भी यही टाइम लगेगा। यही नहीं, जितना टाइम इसको सी से बी लगा है उतना ही टाइम इसको बी से सी में भी लगेगा। इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका मोशन परफेक्टली सिमेट्रिक है। परफेक्टली सिमेट्रिक का मतलब है कि जैसे जैसे जाते समय इसकी वेलोसिटी कम होती गई है, मान लो यहाँ 10 है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो रही है, तो वहीं 0 से 1 2 3 4 5 6 करते करते एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सेम वेलोसिटी मिलेगी, तो उसको टाइम भी सेम लगेगा। ठीक है ना।
फिर हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं इसमें इसमें हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसका मतलब कितने लोग समझ पाते हैं वो बताइएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ फॉरवर्ड जर्नी, लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ फॉरवर्ड जर्नी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ बैकवर्ड जर्नी। मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई जाते समय इसने लास्ट के टी सेकेंड्स में, मान लेते हैं लास्ट के टी सेकेंड्स में वो यहां से यहां गया, तो लास्ट के टी सेकेंड्स में जाते समय इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो अगर हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है लास्ट के टी सेकेंड्स में, तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि भाई इसको टोटल टाइम कितना लगा। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि लास्ट के टी सेकेंड्स कितने हैं। फिर हम लोगों को पता करना पड़ेगा भाई यहाँ पे क्या वेलोसिटी है या यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल डिस्टेंस में सब्ट्रैक्ट करके हमको ये डिस्टेंस मिलेगा। यानी कम से कम 2 से 3 स्टेप्स आपको लगने वाले हैं। बट अगर आप ये चीज को यूज कर पाए कि भाई जाते समय लास्ट के टी सेकेंड्स वही है जो आते समय, क्यों भाई, जो आते समय वापसी के टाइम पे फर्स्ट टी सेकेंड्स है, तो क्या होगा कि आते समय फर्स्ट के टी सेकेंड्स लिखना आसान है, क्योंकि आते समय क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, आते समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये एक्सीलरेट हो रहा है। तो हम सीधे सीधे सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई यानी ये वाला टर्म 0 हो गया, एक्सीलरेशन है और टाइम की जगह टी लिख देंगे क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग। सो दिस इज सिंपली इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और ये एक लाइन में हमको ये डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो चाहे वेलोसिटी की बात हो, चाहे टाइम टेकन की बात हो, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कवर हुआ, उसमें जो टाइम लगा है, हर तरह से मोशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला सिमेट्रिक होगा अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला है। ठीक है ना। और ये सारे पॉइंट्स आपके प्रोजेक्टाइल में भी यूज होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को कन्वर्ट कर लेंगे किसके लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। हालांकि कुछ नया नहीं है, बट ये है कि प्रोजेक्टाइल में कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले, अगर एक दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बार बार इन इक्वेशंस को अप्लाई करने से हम लोग बच सकते हैं, टाइम बचेगा बेसिकली, है ना। और टाइम बचेगा तो बहुत ही अच्छी बात ही है। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको 2-3 केस में बोलूंगा जो आप याद रखो, इनफैक्ट 2 सिचुएशन में बोलूंगा, सिर्फ उन 2 सिचुएशन से सब कुछ कवर हो जाएगा। जिसमें पहली सिचुएशन ये है कि अगर हम ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है, हमको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ काम करेगा। तो क्या ये पार्टिकल ऊपर जाते समय रिटार्ड हो रहा है? तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, रिटार्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वहां से ये पार्टिकल नीचे भी आएगा। अब हमको ये तो मालूम है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन सिमेट्रिक है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड यू होगी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये निकालते हैं कि भाई इसको यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा। ठीक है, तो यहां से यहां जाने का टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन, यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी की जगह प्लस यू लिखेंगे, ध्यान रखना, और एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी लिखेंगे, और टाइम की जगह टी। ठीक है, तो यहां से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी u अपॉन जी। तो देखा जाए क्या यही टाइम इसका अपवर्ड जर्नी का भी टाइम होगा और यही टाइम इसका डाउनवर्ड जर्नी का भी टाइम होगा। तो एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर किसी भी बॉडी को u स्पीड से ऊपर फेंका गया है तो इसको टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में, पहुंचने में u अपॉन जी टाइम लगेगा। और दूसरा रिजल्ट हमें जो चाहिए है वो ये है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करने वाला है। तो मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे 0, यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन की जगह आएगा माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा प्लस का एच मैक्स, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लिया है
तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिखेंगे, एक्सीलरेशन नेगेटिव लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहां से आपको एच मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एंड एच मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैं ज्यादा नहीं याद करने के लिए बोलूंगा, बट मैं ये दो केस आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों केसेस जरूर याद रखो। ठीक है, मतलब टाइम कितना लगा और उसका मैक्सिमम हाइट कितना है। ठीक है, देन बी ऑप्शन में दूसरी सिचुएशन जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर हमने किसी पार्टिकल को किसी बिल्डिंग के टॉप से ग्राउंड की तरफ रिलीज किया है, एंड लेट अस सपोज उस बिल्डिंग का हाइट हमको दिया हुआ है h, एंड पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। ठीक है, तो अगर हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति उसको ड्रॉप कर रहा है उसकी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी। मतलब कहने का जो भी उसको ड्रॉप कर रहा है, अगर मैंने रेस्ट पे खड़े होकर किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो उसको मेरी वाली वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू 0 उसको मिल जाएगी। ठीक है ना, चलते हुए ड्रॉप किया है तो जो चलते समय मेरी वेलोसिटी होगी वो उसको वेलोसिटी मिलेगी। तो ड्रॉप का मतलब हमेशा 0 नहीं होता है। ड्रॉप का मतलब होता है कि जो उसको ड्रॉप कर रहा है उसकी वेलोसिटी मिलने वाली है। तो देखो अगर पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, क्यों भाई? तो हमें पता करना है कि भाई जब ये नीचे आएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें ये बोलेंगे कि लेट से पॉजिटिव डायरेक्शन हम नीचे ले लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर ही लिया जाए। तो अगर हम नीचे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग लिखेंगे प्लस एच। ठीक है, यूटी की जगह हो जाएगा 0, एक्सीलरेशन की जगह ध्यान से देखिए क्या जी नीचे की तरफ ही है, तो जी भी नीचे की तरफ है तो एक्सीलरेशन ही प्लस में, और टाइम हो गया टी स्क्वायर। तो यहां से हमको सबसे पहले टाइम मिलेगा, और ये टाइम भी हमको ध्यान रखना है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ठीक है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, जितनी देर ये पार्टिकल हवा में रहा। फिर मुझे चाहिए कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। तो v निकालने के लिए हम लोग अभी यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, क्यों भाई? एक्सीलरेशन की जगह लिखेंगे प्लस का g, और s की जगह लिखेंगे प्लस का h। तो यहां से हमको इसकी फाइनल वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट ऑफ 2g h के इक्वल। सो दिस इज द वेलोसिटी जिससे ये पार्टिकल ग्राउंड पे टकराने वाला है। ठीक है, और तीसरा एक और रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे कि अगर कहीं बीच में हमसे कुछ पूछा जाए कि मान लो कि पार्टिकल टी सेकेंड्स में कितना ड्रॉप हुआ, ये वाला डिस्टेंस, कि भाई पहले टी सेकेंड्स में पार्टिकल ड्रॉप कितना हुआ, तो ध्यान से देखो इसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। भाई टी सेकेंड्स में कितना ड्रॉप हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, यूटी तो 0 ही है, तो ये सीधे सीधे हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, दिस इज एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, कि पहले टी सेकेंड में पार्टिकल कितना ड्रॉप हुआ। तो बस आपको इन दोनों केसेस को याद रखना है, और मैं आपको विश्वास दिलाऊं हर क्वेश्चन में आपके ये यूज हो जाएंगे। आप इसका प्रॉब्लम सेशन जरूर देखिएगा, उसमें आप देखिएगा कैसे यूज हो रहे हैं। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट है मान लेते हैं 60 मीटर। ठीक है, और इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने किसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, और हमें पता करना है कि भाई ये कितना ऊपर जाएगा, कितनी देर में ग्राउंड पे आएगा, वगैरह वगैरह। जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, कोई भी चीज निकालनी है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। ठीक, तो हम इसके मोशन को ब्रेक कर देंगे। पहले हम इसका मोशन ए से बी सॉल्व करेंगे, और फिर हम इसका मोशन बी से सी सॉल्व करेंगे। तो आप ये बताओ कि ए से बी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो वी कैन सिंपली राइट एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो जैसे ही आप यू स्क्वायर अपॉन 2g लगाओगे तो आपको डिस्टेंस तो सीधे सीधे मिल गई, 20 मीटर हाइट पे जाएगा। अच्छा, मुझे चाहिए कि ए से बी टाइम कितना लगा। तो ए से बी का टाइम हम लोगों ने निकाला था यू अपॉन जी, तो इसको 2 सेकंड का टाइम लगा। तो अब आप ये बताओ कि क्या ये बोल सकते हैं कि वापसी में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मान लो यहां से पार्टिकल ड्रॉप हो रहा है, अब ये डिस्टेंस 20 हमने निकाल दी है, तो क्या यहां से यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस क्या 80 मीटर हो गई। तो किसी पार्टिकल को 80 मीटर ड्रॉप होने में टाइम कितना लगेगा।
तो वो टाइम हम लोग ड्रॉप वाले से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो h की जगह हम लोग लिख देंगे भाई 80 और g की जगह लेट्स से 10। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 सेकेंड। और हमें पता करना हो कि भाई ये कितनी वेलोसिटी से यहाँ टकराएगा। हम्म कितनी वेलोसिटी से यहाँ टकराने वाला है। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो वी कैन डायरेक्टली यूज अंडर रूट ऑफ फिर से 2gh। तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g और h की जगह 80। तो ये आपका आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ऐसा नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में हम इसको ब्रेक कर देंगे अगर, तो हमारा काम इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस में चल जाएगा। बस आपको यूज करना आना चाहिए ये वाला पार्ट, और ये जो आपको मैंने लास्ट में बताया हुआ ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको आप जितना बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस में यूज करेंगे, उतना आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आपको क्वेश्चंस करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब आप प्रॉब्लम सेशन इसका अटेंड कर सकते हो, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं ये आप अप्लाई कैसे करोगे ये भी आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, काइनेमेटिक्स की बात चल रही है तो दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ्स। और अक्सर मैंने बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा एफर्ट्स मारते हुए देखा है, ठीक हो। जबकि ग्राफ्स हम लोग स्टडी क्यों करते हैं भाई, आप लोग सब लोग क्रिकेट देखते होगे या कोई भी स्पोर्ट्स मैच देखते होगे, तो उसमें आप लोग देखते हो कि भाई जैसे ही एक ओवर का एक बॉल हुआ और उसके बाद तुरंत ही एक ग्राफ आपके सामने आता है जिसमें एक साइड में रन्स होते हैं, ओवर होते हैं। तो आपने अगर देखा हो, आप उस ग्राफ को इंस्टेंटली उस ग्राफ को देख के, शायद वो 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है और उस 1 सेकंड में आप ये पता कर लेते हो भाई कि इंडिया का स्कोर अच्छा चल रहा है या ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अच्छा चल रहा है, विच रन रेट इज बेटर। सो बेसिकली ग्राफ्स का पर्पस है हमको जो लॉट ऑफ डेटा है उस लॉट ऑफ डेटा में से हमें एक एक लाइन ना स्टडी करनी पड़े, हमको केवल एक ओवरव्यू मिल जाए। मतलब कहने का है कि पलक झपकते ही हमको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, हमको बहुत बारीकी से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बट हमको हाँ ये चाहिए कि स्पीड बढ़ रही है कि स्पीड कम हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है या कम है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इंस्टेंटली किसी ग्राफ को देख के मिल जाती है। ठीक है ना। ये तो हो गया इन जनरल। अब हम लोगों का अगर फिजिक्स में बात करें कि फिजिक्स में ग्राफ का यूज कहाँ कहाँ आता है, तो देखो सबसे पहले देखें तो फिजिक्स में जब भी हमारा कोई ग्राफ होता है, तो जैसे एक्स एक्सिस पे कोई क्वांटिटी हो सकती है, वाई एक्सिस पे कोई क्वांटिटी हो सकती है। तो ग्राफ से हमको दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं, दो तरह से इंफॉर्मेशन मिलती हैं। लेट्स से सपोज एक्स और वाई का ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मैंने कोई भी एक रैंडम बना दिया है। तो देखो एक इंफॉर्मेशन तो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कौन से एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो हमें ग्राफ देख के ही पता चल जाती है कि भाई व्हाट इज द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। सिमिलरली कौन से एक्स पे, एक्स बी पे वाई की क्या वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हमें हर कोऑर्डिनेट पे y और x के बीच में जो रिलेशन दिख रहा है, कौन से x पे क्या है y की वैल्यू, उसको मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में क्या है कि जैसे मान लो आपके सामने यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ टाइम है, तो इसका मतलब है कि हमें हर टाइम पे वेलोसिटी दिख रही है कि कौन से सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है। सो दिस इज डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, जो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक। तो देखो सबसे पहली चीज जो हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफ से, वो होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड। ठीक है। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो देखो कॉर्ड हम सबको मालूम है, कॉर्ड का मतलब है कि अगर हम इस ग्राफ के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर दें, इस ग्राफ के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करें, थोड़ा ग्राफ अलग बना लेते हैं। मान लो ग्राफ इस तरह का है। इस ग्राफ के कोई भी दो पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं, लेट से हमने पॉइंट ए और बी ज्वाइन किए हैं, तो इनको ज्वाइन करने से जो ये लाइन बनी है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। और कॉर्ड का स्लोप, स्लोप तो किसी भी लाइन का अगर लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। जिसमें थीटा कौन सा एंगल होता है, तो थीटा हमको मालूम है कि भाई ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रही है ये थीटा है। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बात किया जाए कि कॉर्ड का स्लोप का क्या मीनिंग है, तो आप ध्यान से देखो tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालें इस ग्राफ से, तो क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन, क्या इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। बोलिए भाई, ये डिफरेंस है डेल्टा वाई और ये वाला डिफरेंस है डेल्टा एक्स। तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली वाई बी माइनस वाई ए अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए।
ठीक है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और फिजिक्स में हम लोग इसको बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं कि एवरेज, एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो एक्स और वाई चेंज होंगे तो ये कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी हम लोग एक जनरल ग्राफ में बात कर रहे हैं, तो ग्राफ से हमें सबसे पहले पता चलेगा स्लोप ऑफ कॉर्ड। फिर क्या होता है कि अगर हम इसी कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को बहुत नजदीक ले आए, इतना नजदीक ले आए कि पॉइंट ए और बी हमको अलग अलग नहीं दिखे, तो यही बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब ये कि जैसे ये ग्राफ है, तो अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर एकदम नजदीक हो जाए, तो भाई इसी को तो हम लोग बोलने वाले हैं कि भाई ये टेंजेंट बन जाएगी। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप तो किसी भी चीज का tan थीटा ही है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट will also be tan theta, but this time this is equal to dy upon dx। और इसको हम लोग बोलते हैं this is instantaneous rate of change of y, instantaneous rate of change of y with respect to x, instantaneous rate of change of y with respect to x। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो है एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड एक्सीज। तो देर आर टू एक्सीज, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड एक्सिस में दो तरह का एरिया हमारे काम आ सकता है। ठीक है, दो तरह का एरिया हमारे काम आ सकता है। कौन कौन सा, जिसमें पहला एरिया जिसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल वाई डी एक्स। और ये इंटीग्रल वाई डी एक्स कौन सा एरिया है, तो ये एरिया है बिटवीन, बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। मतलब कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है दैट इज इंटीग्रल वाई डी एक्स। कौन सा एरिया है ये, तो ये वाला एरिया है। मतलब अगर जैसे मान लो ये मैंने कर्व बनाया हुआ है और मैं कहूं कि भाई कौन सा एरिया है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, तो ये जो मैंने शेडिंग की है दिस एरिया इज बेसिकली इंटीग्रल वाई डी एक्स की वैल्यू है। मतलब मैथमेटिकली उसको लिखेंगे इंटीग्रल वाई डी एक्स, और ग्राफ में हम इसको जहां शेडिंग की हुई है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। बट एरिया जो है इंटीग्रल एक्स डी वाई भी हो सकता है, इंटीग्रल एक्स डी वाई। तो ये कौन सा एरिया है, तो ये है एरिया बिटवीन कर्व एंड, बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। क्योंकि अब हमको ये थोड़े ना लिमिटेशन है कि एक्स एक्सिस पे ही टाइम होगा, वाई एक्सिस पे टाइम नहीं हो सकता है, कोई भी टाइम वेलोसिटी कोई भी एक्सिस पे हो सकती है। तो ये वाला जो एरिया बनेगा, अगर ये ग्राफ है तो ये एरिया बनेगा ये वाला एरिया। देखिए ध्यान से, ये बात आपको क्लियर है कि भाई एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। तो हमें इंटीग्रल एक्स डी वाई लेना है या इंटीग्रल वाई डी एक्स लेना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमको वो जो क्वांटिटी है, हमको क्वांटिटी निकालनी कौन सी है। अब इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी हमारे किसी कर्व में काम आएगी, ये तो ये है कि ये तीन क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं। अब जैसे वीटी ग्राफ में स्लोप कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कुछ और रिप्रेजेंट करेगा। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, वीटी ग्राफ का टेंजेंट कुछ और बताएगा, वीटी ग्राफ में एरिया बाउंडेड कुछ और बताएगा, एटी ग्राफ में एरिया बाउंडेड कुछ और बताएगा। मतलब इनफाइनाइट टाइप्स के ग्राफ हो सकते हैं, बट किसी भी ग्राफ में हमें दो इंफॉर्मेशन मिलेंगी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और ये तीन हमारी है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। बस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बस इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो देखो एरिया में एक चीज और ध्यान रखना कि एरिया अगर हमारा, एरिया जो एबव एक्सिस एरिया होता है, एक्सिस के ऊपर वाला एरिया, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और एरिया जो बिलो एक्सिस होता है, यानी क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी तो उसका एरिया भी हम निगेटिव लेते हैं। एबव एक्सिस वाला एरिया पॉजिटिव है, बिलो एक्सिस वाला एरिया निगेटिव है। ये भी एक छोटी सी पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं एक समझा देता हूं फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे वीटी ग्राफ है, ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं वीटी कर्व, तो वीटी कर्व का मतलब होता है कि वेलोसिटी हमारा वाई एक्सिस पे होने वाला है और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे। तो देखो वीटी ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट आता है भाई स्लोप ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वीटी ग्राफ में स्लोप ऑफ कॉर्ड का मतलब होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो मैंने डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वी लिख दिया है, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी लिख दिया है। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये एवरेज एक्सीलरेशन है, क्यों भाई,
एवरेज एक्सीलरेशन है, और स्लोप को हमें पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन भी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से अगर बोला जाए कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा डीवी अपॉन dt, एंड डीवी अपॉन dt क्या होगा, तो डीवी अपॉन dt होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक बात है। इसी तरह से कहा जाए कि भाई एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एरिया अंडर द कर्व, यानी टाइम एक्सिस के बीच वाला एरिया, तो ये एरिया अंडर द कर्व होगा v इंटू डी टी। ध्यान से देखो, मैंने y की जगह v लिया हुआ है और dx की जगह मैंने dt लिया हुआ है, v dt। अब देखो निकलेगा कैसे, तो देखो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इंटू dt, dt dt कैंसिल करो, क्या बचा, इंटीग्रल dx, और इंटीग्रल dx क्या होता है, डेल्टा x होता है, और डेल्टा x मतलब हमें इस ग्राफ के एरिया से क्या मिलने वाला है, तो इस ग्राफ के एरिया से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। ठीक है ना, इस ग्राफ के एरिया से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो ऐसे करके इनफाइनाइट टाइप के कर्व हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम इनफाइनाइट टाइप के कर्व याद कर लेंगे। और ऐसा भी होगा कि किसी कर्व का स्लोप कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एटी ग्राफ है, तो एटी ग्राफ में सिर्फ एरिया रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप डीए अपॉन dt निकालोगे अगर, अरे मतलब गलती से आप कहोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बच्चे क्लास में बोलते हैं सर दिस इज जर्क, अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज नो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड एज जर्क। ठीक है ना, ऐसा ही यूनिट सिस्टम में डिफाइन नहीं है, किसी ने अपने घर में डिफाइन कर दिया हो तो एक बात अलग है। सो दिस इज एरिया, इसका एरिया डिफाइन होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर हम 80 ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लिखेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रल ए डी टी। ठीक है, एक्सीलरेशन को अगर हम लोग लिख दें डीवी अपॉन डी टी और इंटू डी टी, तो क्या ये इंटीग्रल डीवी आएगा, और इंटीग्रल डीवी का मतलब ये आएगा डेल्टा वी। यानी अगर कोई पूछता है कि 80 ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो बच्चे बोलते हैं सर वेलोसिटी, तो मैं तुरंत उनको करेक्ट करता हूं कि वेलोसिटी नहीं, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी। तो 80 ग्राफ का जो एरिया है वो हमको चेंज इन वेलोसिटी देने वाला है। अब ऐसे करके बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, मतलब कितने एग्जांपल लूं, बाकी प्रॉब्लम सेशन में आप देखना। जैसे वीएक्स कर्व है, ठीक है ना, तो वीएक्स कर्व का अगर आप स्लोप देखोगे, तो स्लोप का मतलब होगा डीवी अपॉन डीएक्स। तो देखा जाए ये जो स्लोप है ना, ये डायरेक्टली कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन आप ये बताओ कि अगर हम लोग इसके स्लोप में v का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब v इंटू डी वी बाई डी एक्स कर दें, तो क्या ये एक्सीलरेशन नहीं बन जाएगा। तो मतलब वेलोसिटी तो हमें इस ग्राफ से मिल ही रही है, भाई vx ग्राफ से वेलोसिटी तो मिल ही रही है ना। अगर वेलोसिटी में उस ग्राफ के स्लोप का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कई बार क्या होगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई उसमें हम क्या चीज कैलकुलेट करने वाले हैं। डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है तो जो चीजें मैंने ऊपर लिख रखी है ना, इनमें से ही कुछ निकालना है, कोई और चौथा काम करना ही नहीं है। बस यही तीन चीजें हैं जिनको घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो बस इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है, दैट्स ऑल। और एक और जनरल पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि भाई अगर हमको नहीं पता है कि भाई कांस्टेंट स्लोप, वेरिएबल स्लोप, इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स में आप ऐसे देखो कि सबसे पहले आता है कांस्टेंट स्लोप। तो अगर कांस्टेंट स्लोप की बात करें, कांस्टेंट स्लोप की अगर मैं बात करूं, तो ये वाली जो लाइन है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है ना, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे दी हुई है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका ये एंगल ऑब्ट्यूज बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ये वाला एंगल एक्यूट है, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका स्लोप नेगेटिव है, लेकिन अभी भी इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। अब अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हमें ये tan थीटा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सोचना तो यही है ना। तो tan थीटा निकालने के लिए अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट मालूम है, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट का मतलब समझो कोई भी दो पॉइंट,
तो हमें कोई भी 2 पॉइंट मालूम है तो उससे ट्रायंगल बना के हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर जैसे हमें इसके एंड वाले पॉइंट्स के बारे में मालूम है तो इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस और इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग कर देंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो हमको ये वाली लाइन का टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन जहां तक स्ट्रेट रहेगी, मतलब जब तक वो किसी कर्व का पार्ट नहीं हो जाती, तब तक उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया कांस्टेंट स्लोप के लिए। अच्छा, अगर स्लोप वेरिएबल है तो अब देखो वेरिएबल स्लोप बहुत टाइप का हो सकता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में केवल 4 टाइप के ग्राफ हैं जिनकी आपको दिमाग में रखना है बस, इसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहला मैं कहूं कि अगर स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, मतलब स्लोप पॉजिटिव और स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग, तो देखो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप इस तरह का होगा। ये है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अच्छा, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो जैसे अगर हम टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम ग्राफ में ऊपर चढ़ रहे हैं, समझना, ग्राफ में ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब बढ़ते हुए टाइम के साथ हम अगर ग्राफ में राइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। और अगर बढ़ते हुए टाइम के साथ हम ग्राफ में नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो सिंपली मतलब है कि उसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ये बहुत आसानी से दिमाग में रख सकते हो। तो भाई देखो, अगर हम इस ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। और इसकी जो स्टीपनेस है, स्टीपनेस समझते हो ना भाई, ग्राफ जितना वर्टिकल होगा, ठीक है, उसका स्लोप उतना ज्यादा है, ग्राफ जितना हॉरिजॉन्टल है उसका स्लोप उतना कम है। तो अगर ये ग्राफ वर्टिकल होता जा रहा है, देखो जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है वर्टिकल हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका स्लोप इंक्रीजिंग है। ठीक है। सेकेंड केस में अगर बोला जाए कि भाई अगर हमें चाहिए स्लोप निगेटिव हो और स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो, नेगेटिव भी हो और इंक्रीजिंग भी हो, तो देखो नेगेटिव और इंक्रीजिंग कर्व इस तरह का आएगा। हम लोग ग्राफ में नीचे उतरेंगे और ध्यान से देखो तो ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ हो रहा है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ हो रहा है, मतलब कि वर्टिकल हो रहा है मतलब इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीजिंग है। इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नी स्लोप अगर इसका पॉजिटिव है लेकिन मॉड एम जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, और अगर स्लोप इसका नेगेटिव है और मॉड एम की वैल्यू फिर से डिक्रीजिंग है, तो देखो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग बनेगा ये वाला कर्व। ठीक है। और नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग में बनेगा ये वाला कर्व। तो कहने का मतलब है अगर आप ये 4 कर्व को कभी भी फिजिक्स में कहीं भी देख के ये कमेंट कर पाओ कि भाई ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि नीचे जा रहे हैं, ये कर्व हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है मतलब इसका स्लोप कम हो रहा है, ये भी कर्व हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है इसका भी स्लोप कम हो रहा है, अगर आपने ये 4 कर्व सही से आइडेंटिफाई कर लिए तो आप ऐसे समझ लो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इतनी बात आई है तो लेट्स से कि अगर हमने एक ग्राफ लिया आपके सामने, हम्म, लेट्स से ये ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है ये, और पार्टिकल का मोशन लेट्स से स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से, तो पोजीशन टाइम गई है चाहे डिस्प्लेसमेंट गई है सेम बनेगा। ओरिजिन से स्टार्ट होके ये ग्राफ कुछ इस तरह का कर्व है, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक ये कर्व रहा, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये स्ट्रेट लाइन रहा, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ये कर्व है, फिर से सी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और सी से लेके डी तक भी एक कर्व है, ठीक है, और डी के बाद भी ये नीचे उतर रहा है और ये फिर से कर्व है, ये ई पॉइंट हो गया। तो देखो ध्यान से इस कर्व के देखा जाए तो 3-4 सेगमेंट हैं, एक्चुअली 5 सेगमेंट हैं टोटल। ठीक। तो हमको इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात आपको जवाब देनी है। हमको इसमें वेलोसिटी का साइन, साइन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और साइन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताना है। कहाँ कहाँ बताना है, हमको ओ ए में बताना है, हमको ए बी में बताना है, हमको बी सी में बताना है, हमको सी डी में बताना है, और हमको डी ई सेक्शन में बताना है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बताते जाइए फटाफट। तो देखो वेलोसिटी ओ से ए, वेलोसिटी का मतलब होता है एक्स टी ग्राफ का स्लोप,
वेलोसिटी का क्या मीनिंग है? वेलोसिटी का मीनिंग है एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर वेलोसिटी है तो देखो स्लोप की वैल्यू, भाई पहले देखो पॉजिटिव है कि नहीं है, भाई ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो नीचे कहां से आना शुरू है? सी पॉइंट से नीचे आना शुरू है, यानी सी पॉइंट से इसका स्लोप नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो जब तक हम नीचे नहीं आ रहे हैं तब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी इसमें भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इसमें भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इसमें भी पॉजिटिव है, बाकी दोनों में वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक। अब आप बताते हैं एक्सीलरेशन कैसे बताएंगे। तो देखो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है यानी कि उसकी स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है। अब देखो ओ से ए का जो ग्राफ है, ओ से ए वाला ग्राफ, तो क्या ये बोल सकते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप इंक्रीजिंग है? ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी है, मतलब इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, ये बात अगर हमें पता चल गई तो हम बोल सकते हैं भाई एक्सीलरेशन भी ओ से ए में पॉजिटिव है। ठीक। फिर ए से बी में, ए से बी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्लोप है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो होने वाला है। फिर बी से सी में आ जाओ, बी से सी में आप देखो ध्यान से, तो इसका जो स्लोप है, भाई जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है मतलब कि अलोंग हॉरिजॉन्टल हो रहा है का मतलब है कि स्लोप कम हो रहा है, स्टीपनेस कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। पॉजिटिव वेलोसिटी है और मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो ऐसा तभी होगा जब एक्सीलरेशन निगेटिव हो। ठीक है। फिर आ जाओ सी से डी में, सी से डी में स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव मतलब वेलोसिटी निगेटिव हो चुकी है, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव तो है लेकिन इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, मतलब -2 से -3 हो रहा है, -2 से -3 हो रहा है, दैट मीन्स की इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी निगेटिव है। और इसी तरह से आप चेक करो डी से ई में वेलोसिटी निगेटिव है और ये स्लोप जो है ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वेलोसिटी निगेटिव है स्लोप हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब कि इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तभी ऐसा है। ठीक है ना। तो ये ग्राफ से कई सारी चीजें निकलती हैं, मतलब देखो ध्यान से एक्सटी ग्राफ था लेकिन एक्सटी ग्राफ से हमें एक्सीलरेशन के बारे में भी कमेंट में पता चल गया। तो उसके लिए आपको ये स्लोप वाले पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आप इसके प्रॉब्लम सेशन में जा सकते हो, उसमें इस तरह की और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी।